हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे 11th का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का एक रफ आइडिया हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में ले लिया है। क्लासिफिकेशन क्या होता है एक बार हम फिर से समझते हैं। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना, किसी खास ग्रुप में या क्लास में उनको क्या करना, ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर और डिसिमिलर कैरेक्टर, क्या कहलाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पहले मेंशन करेंगे व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम उसे लिखेंगे। इट इज़ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करके रखना। इट इज़ ग्रुपिंग ऑफ, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू किसी खास ग्रुप में, स्पेसिफिक ग्रुप या क्लास, किसी स्पेसिफिक ग्रुप या क्लास में क्या करना, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना, क्या कहलाता है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ये हम ज़रूर मेंशन करेंगे किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, यानी डिफरेंसेस, डिसिमिलैरिटीज are called as classification। समझ में ये बात। हम क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, तो क्लासिफिकेशन का मतलब है किसी खास ग्रुप के अंदर, किसी खास क्लास के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकट्ठे रखना, किस बेसिस पे, उनके सिमिलर कैरेक्टर या डिसिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे, क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। यह हमने पहले भी पढ़ लिया है लिविंग वर्ल्ड के अंदर कि क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें जो जो चीज़ों की हेल्प चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं, चाहे हम बुक्स की मदद से क्लासीफाई करते हैं या हम म्यूज़ियम के हेल्प से करते हैं या हम हार्बेरियम के हेल्प से करते हैं। हमने बहुत सारे एड्स देखे थे टेक्सोनॉमी के, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर यानी लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ा है। क्लियर। अभी हमारा जो ये चैप्टर है ये प्रॉपर बेस्ड है क्लासिफिकेशन पे, मतलब कौन कौन से ग्रुप को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, इस बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हम बोलते हैं ये कैसा ग्रुप है, इसे किसने फॉर्म किया है, या हम बोलते हैं बैक्टीरिया का ग्रुप, या हम बोलते हैं फंजाई। तो ये सारे एक्चुअली में क्या है और किसने दिया है, ये सारा कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो हम एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, ये अगर पूछा जाए तो पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था एरिस्टोटल ने। तो हम इसे मेंशन करेंगे कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन was proposed by, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। बच्चों बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है इसके लिए बेसिस लिखता है मूवमेंट, बट मूवमेंट और लोकोमोशन दो अलग अलग टर्म है, हम समझते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया था। ये हम किसका देख रहे हैं, एरिस्टोटल का देख रहे हैं। तो इसके लिए बेसिस इन्होंने क्या लिया था, हम ज़रूर मेंशन करेंगे। बेसिस इन्होंने लिया था लोकोमोशन।
क्या बेसिस लिया था? लोकोमोशन। बहुत सारे बुक्स के अंदर ये लिखा रहता है मूवमेंट, बट मूवमेंट इज नॉट अ राइट वर्ड। मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है पहले हम वो समझते हैं। अगर हम इस प्लेस पे खड़े हैं और इस प्लेस पे हम अपने हैंड को मूव कर रहे हैं, हम अपने हेड को मूव कर रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट, ये जो प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, यानी एक ही पोजीशन पे क्या हो रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट आ रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये तो प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। दूसरा टर्म आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है कि अगर हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, इधर इधर मूव कर रहे हैं, यानी अपने प्लेस को, अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो क्या प्लांट लोकोमोट करते हैं? नहीं करते हैं। एनिमल्स लोकोमोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन डिवाइड किया था दो कैटेगरी में। वन इज प्लांट्स और दूसरा इन्होंने लिया एनिमल। जरा सोचो बच्चों, अगर यहाँ हम मूवमेंट बेसिस लेते हैं तो प्लांट में तो मूवमेंट होता है ना, एनिमल्स में भी मूवमेंट होता है, प्लांट में भी मूवमेंट होता है, बट लोकोमोशन प्लांट में नहीं होता है, एनिमल्स में होता है। इस पॉइंट को हम जरूर लिखेंगे। प्लांट कैन नॉट लोकोमोट, ठीक है, बट ऐसा लिखना कि प्लांट कैन नॉट मूव, तो ये गलत है। प्लांट कैन नॉट लोकोमोट, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। एनिमल्स कैन लोकोमोट, एनिमल्स में, नॉट में, कैन लोकोमोट, एनिमल्स लोकोमोट कर सकते हैं, बट प्लांट कैन नॉट लोकोमोट। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन एरिस्टोटल ने डिवाइड किया प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप में, यानी प्लांट्स जो है ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए इन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया जिसमें वैसे ही ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो लोकोमोट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। और इस ग्रुप में, एनिमल्स के ग्रुप में, वैसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो लोकोमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन एरिस्टोटल ने पहला क्लासिफिकेशन दिया प्लांट्स और एनिमल का। क्लियर? आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। एरिस्टोटल ने ही एनिमल को अगेन दो सब कैटेगरी में क्लासिफाई किया। वो कैटेगरी क्या है? और प्लाइनी नाम के साइंटिस्ट ने प्लांट को क्लासिफाई किया, सब क्लासिफाई किया अगेन तीन कैटेगरी में। वो कैटेगरी क्या है उसे हम देखते हैं, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने देखा कि जो एरिस्टोटल थे, क्लासिफिकेशन हम किसका देख रहे थे? एरिस्टोटल का। तो क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें इन्होंने दो किंगडम बनाए। कितने किंगडम बनाए? दो किंगडम बनाए। और ये जो दोनों थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्लासिफाई किया दो ग्रुप, या बोल सकते हो दो किंगडम्स के अंदर। और ये कौन कौन सा था? ये था वन इज प्लांट एंड अनदर वन इज एनिमल। और ये दोनों जो था ये किस बेसिस पे था? हमने अभी देखा, ये था ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। किस बेसिस पे था? बेसिस यहाँ हम जरूर मेंशन करेंगे, दैट इज लोकोमोशन, ठीक है। फिर फर्दर इन्होंने क्या किया? एरिस्टोटल ने ही एनिमल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द ब्लड। ब्लड के कलर के बेसिस पे एनिमल को इन्होंने क्लासिफाई किया दो कैटेगरी में। एक को हम बोलते हैं एनाइमा और दूसरे को इन्होंने बोला इनेमा। यानी एनिमल को किस बेसिस पे? बेसिस क्या लिया इन्होंने? बेसिस इज कलर ऑफ द ब्लड। कलर ऑफ द ब्लड, ब्लड के कलर के बेसिस पे इन्होंने दो कैटेगरी बनाया एनिमल्स का। दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, वन इज एनामा एंड अनदर वन इज इनेमा। इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिसमें कलर ऑफ द ब्लड
इज नॉट इक्वल टू रेड, यानी कलर ऑफ ब्लड रेड नहीं होता है। यानी रेड के अलावा अगर ब्लड का कोई कलर है तो वो किस में प्लेस किया, एनेमा में, और इनेमा में इन्होंने क्या लिया, कलर ऑफ ब्लड इज इक्वल टू रेड। यहाँ पे इस केस में क्या था, ब्लड का कलर जो था वो क्या था, रेड था। तो अगर हम एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन दो कैटेगरी, वन इज प्लांट एंड अनदर वन इज एनिमल, जिसमें प्लांट अपने प्लेस को चेंज नहीं कर सकते थे, एनिमल अपने प्लेस को चेंज कर सकते थे। तो फर्दर फिर एनिमल को इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर क्या किया, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। वन इज एनेमा, जिसमें ब्लड का कलर रेड नहीं था, और इनेमा के केस में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था। फिर दूसरा, ये तो पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा, दूसरा एक क्लासिफिकेशन जो हुआ वो किसने किया, बाय पाइनी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया। मतलब एरिस्टोटल ने जो प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया था उसमें से पाइनी ने प्लांट को अगेन सब कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया। इन्होंने बोला जो प्लांट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया। एक को इन्होंने बोला हर्ब्स, दूसरे को इन्होंने बोला श्रब्स, एंड तीसरे को इन्होंने बोला ट्रीज। ठीक है, यानी प्लांट को इन्होंने किस बेसिस पे, ये भी हम यहां मेंशन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्टेम। स्टेम का फॉर्म या आप बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। स्टेम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरी के अंदर। कौन कौन सा, वन इज हर्ब्स, दूसरा श्रब्स एंड थर्ड वन इज ट्रीज। हर्ब्स में कैसे स्टेम होंगे, स्टेम जो होंगे शॉर्ट होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, थिन होंगे, और कैसे होंगे, और इसमें वुड प्रेजेंट नहीं होता है तो हम लिखेंगे नॉन वुडी, लकड़ी नहीं मिलेगा तो नॉन वुडी, एंड ऑल्सो एक पॉइंट और मेंशन करेंगे, ग्रीन स्टेम होता है। कैसा स्टेम होता है, ग्रीन स्टेम। क्लियर, तो हर्ब्स कैसा होगा, छोटा होगा, थिन होगा, नॉन वुडी होगा और ग्रीन स्टेम होगा। उसको हम रखते हैं, प्लाइनी ने रखा किसमें, हर्ब्स के अंदर। श्रब्स के जो स्टेम थे वो कैसे थे, इसके भी स्टेम कैसे थे, शॉर्ट नहीं बोल सकते, ये इंटरमीडिएट हाइट के थे, मतलब इससे थोड़े बड़े थे बट ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो इंटरमीडिएट हाइट। इसके भी स्टेम थिन थे, स्लाइटली वुडी स्टेम, हल्का सा इसमें वुड देखने को मिलता है। एंड लास्ट वन इज ट्रीज। ट्रीज आपको समझ में आ ही गया होगा, लॉन्ग थिक एंड वुडी स्टेम, लॉन्ग थिक एंड वुडी स्टेम, ठीक है। सो 3 प्लांट को प्लाइनी ने 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया। वन इज हर्ब, सेकेंड वन इज श्रब्स एंड थर्ड वन इज ट्रीज, जिसके शॉर्ट, थिन, ग्रीन, नॉन वुडी स्टेम होंगे उसको रखा हर्ब्स में, जिसके इंटरमीडिएट हाइट के स्टेम थे, थिन थे और स्लाइटली वुडी थे, उसे रखा इन्होंने श्रब्स में। एंड ट्रीज, जिस ट्रीज के अंदर उन प्लांट्स को रखा जिसके लॉन्ग, थिक, नॉन वुडी, नॉन ग्रीन स्टेम थे, उन्हें रखा इन्होंने ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का पहला, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने प्लांट और एनिमल के बीच क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। एनिमल को फर्दर एरिस्टोटल ने ही ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, वन इज एनेमा एंड अनदर वन इज इनेमा। एनेमा कलर ऑफ ब्लड रेड होता है, इनेमा में कलर ऑफ ब्लड एनेमा में कलर ऑफ ब्लड रेड नहीं होता है, इनेमा में कलर ऑफ ब्लड क्या होता है, रेड होता है। फिर प्लाइनी ने प्लांट को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरी के अंदर, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। शॉर्ट थिन स्टेम जिसमें होगा हर्ब्स, इंटरमीडिएट हाइट के स्टेम,
थिन जिसमें होंगे श्रब्स, एंड थर्ड वन इज ट्री जिसमें लॉन्ग और थिक स्टेम होगा। क्लियर? तो ये आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा कैसा दिया गया था और किसने दिया था। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि जो पहला क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया, एरिस्टोटल ने, जिसमें उन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया, वन इज कॉल्ड प्लांट एंड अदर वन इज एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। फिर उन्होंने एनिमल को कलर ऑफ ब्लड के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एनेमा एंड इनेमा, जिसमें एनेमा के अंदर वैसे ऑर्गेनिज्म आ रहे थे जिनका ब्लड का कलर रेड नहीं हो रहा था, और जिनका रेड होता था वो किसके अंदर आ रहे थे, इनेमा के अंदर। उसी तरह हमने प्लाइनी का क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें उन्होंने प्लांट को कुछ ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया, विच इज़ हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, जो कि था बेसिस क्या लिया था उन्होंने, स्टेम का मॉर्फोलॉजी। क्लियर? इन दोनों के जो क्लासिफिकेशन है उनको डिस्कार्ड इसलिए किया गया क्योंकि इनके जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही कम कैरेक्टर पे बेस्ड थे। कम कैरेक्टर पे बेस्ड होने के कारण उनके क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद बड़े सारे क्लासिफिकेशन आए। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी हमने जो लिविंग वर्ल्ड के अंदर किंगडम्स पढ़ा है, तो किंगडम्स, किन किन किंगडम्स को ग्रुप में क्लासिफाई करके रखना क्या कहलाता है, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में यही हमको इम्पॉर्टेंटली यही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था, यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम इन जनरल पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी दो किंगडम रखे गए, टू किंगडम क्लासिफाई किए गए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम्स के अंदर रख दिया गया, और ये किसने दिया था, ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, याद रखिएगा नाम, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने कौन सा दो किंगडम को रखा, इंक्लूडेड किंगडम कौन कौन से इनमें थे, एक किंगडम इन्होंने लिया प्लांटी और दूसरा इन्होंने लिया एनिमैलिया, यानी दो किंगडम इन्होंने बनाया और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन दो किंगडम के अंदर क्लासिफाई कर दिया, वन इज प्लांटी एंड अनदर वन इज एनिमैलिया। इनका क्या बेसिस है, किन किन बेसिस पे इन्होंने प्लांटी और एनिमैलिया को क्लासिफाई किया, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किसने दिया है और उनमें क्या क्या किंगडम आता है। ठीक है, उसी तरह दूसरा, ये पहला सिस्टम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दूसरा इसके बाद आया थ्री किंगडम। ऑब्वियस सी बात है, इसको किसी ना किसी वजह से रिजेक्ट किया गया होगा, फिर आया होगा कौन सा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, ये दिया था अर्नस्ट हैकल ने। किसने दिया है, अर्नस्ट हैकल। इन्होंने कौन कौन से किंगडम को इंक्लूड किया, प्लांटी और एनिमैलिया, यानी कैरोलस लीनियस के किंगडम को तो रखा ही, इसके अलावा इन्होंने एक और किंगडम ला दिया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यानी इन्होंने देखा कि ठीक है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके कैरेक्टर प्लांट के भी हैं, जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं, बट एनिमल्स के जैसे भी कुछ फीचर्स हैं उनमें जो देखने को मिलता है। सो उनको इन्होंने अलग कर दिया और रख दिया प्रोटिस्टा के अंदर। सो प्रोटिस्टा एंड देन प्लांटी एंड तीसरा किंगडम एनिमैलिया। तो इसीलिए तीन किंगडम को इन्होंने इंक्लूड किया, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, अर्नस्ट हैकल ने। फिर तीसरा आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, सबसे पहले तो इन्होंने दिया था कोपलैंड ने। इसको किसने दिया है, कोपलैंड ने। इन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी प्रोटिस्टा, प्लांटी, इन्होंने एक इंक्लूड किया मोनेरा। किसको इंक्लूड किया, मोनेरा को, यानी मोनेरा
एक किंगडम जो था वो इंक्लूड हुआ 4 किंगडम में। किसने इंक्लूड किया? कोपलैंड ने एंड एनिमालिया। ठीक है, तो 4 किंगडम किसने दिया है? कोपलैंड ने। फिर है फोर्थ वन इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन यही है जो हमें पढ़ना भी है और हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने। और इन्होंने 5 किंगडम में क्या इंक्लूड किया? मोनेरा तो पहले से ही इंक्लूडेड है। मोनेरा को किसने इंक्लूड किया? कोपलैंड ने। फिर प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमालिया, और एक जो एक्स्ट्रा था वो था, यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं, फंगी। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमालिया। ये 5 किंगडम किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। हम देखेंगे कि आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके लिए उन्होंने क्या क्या बेसिस को सेलेक्ट किया। एंड 5th वन इज जो कि अभी दिया गया है आर.एच. विटेकर के बाद, दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो 6 किंगडम है ये एक्चुअली में आर.एच. विटेकर का ही है, बट इन्होंने इसे एक अलग किंगडम दे दिया है, इसी कारण से इसे हम अलग लिखते हैं। बट एक्चुअली में मोनेरा जो है, मोनेरा को आर.एच. विटेकर ने सब क्लासीफाई किया, सब किंगडम दिया और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था मोनेरा को, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इन्होंने जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया था कार्ल वूज ने, उन्होंने क्या किया? उसे एक अलग किंगडम ही दे दिया। ठीक है ना। तो इसलिए मोनेरा को इन्होंने 2 अलग कैटेगरी दे दिया, दैट इज आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड बाकी एज इट इज, विच इज प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमालिया और फंगी। ठीक है, तो ये हैं आपके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सिंस आर.एच. विटेकर ने मोनेरा को आर्की और बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्लासिफाई करा हुआ है, इसी कारण हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही, विच इज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। क्लियर। तो किंगडम सिस्टम की बात करें तो ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं, जिसमें 2 किंगडम दिया है लिनियस ने, जिसमें प्लांटी और एनिमालिया है। 3 किंगडम दिया अर्नस्ट हैक्कल ने, जिसमें प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमालिया है। 4 किंगडम दिया कॉपलैंड ने, जिसमें प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा एंड एनिमालिया है। 5 किंगडम में आर.एच. विटेकर ने दिया है, इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी को ऐड किया, प्लांटी, एनिमालिया। एंड अगेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर का ही है, जो कि दिया है कार्ल वूज ने, जिसमें इन्होंने डोमेन, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया। मोनेरा को क्लासिफाई किया था आर.एच. विटेकर ने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, उसे कार्ल वूज ने अलग किंगडम दे दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इसी कारण इसे हम क्या लिखते हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें सबसे पहला हमने देखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और हमने ये भी देखा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरलस लिनियस ने दिया है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या बेसिस लिया गया था और किसमें वो जो कैरेक्टर लिए गए हैं वो कैरेक्टर प्लांट में प्रेजेंट हैं या एनिमल में प्रेजेंट है या दोनों में प्रेजेंट है, उसे हम देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि क्यों 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट किया गया और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। क्लियर। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो दिया किसने है, हम यहाँ मेंशन कर लेंगे, बाय कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस ने क्या दिया है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। क्लियर। इसके बाद these classification
classification where based on following characters, कुछ कैरेक्टर्स पे बेस्ड हैं, वो कैरेक्टर देखते हैं हम लोग क्या है, फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जिन पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे कैरेक्टर्स जिन कैरेक्टर पे बेस्ड है, और फिर हम यहाँ लिखेंगे टू किंगडम्स, वन इज प्लांटी एंड अनदर वन इज एनिमालिया। सो अब हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहला कैरेक्टर इन्होंने क्या लिया, कैरोलस लिनियस ने सबसे पहला कैरेक्टर जो लिया जिसके बेसिस पे प्लांटी और एनिमालिया को इन्होंने डिफरेंशिएट किया, वो क्या था, वो था सेल वॉल। सेल वॉल, जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स में, प्लांटी में आपको क्या मिलता है, सेल वॉल मिलता है और एनिमल्स में नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो इन्होंने कैरेक्टर लिया दैट इज सेल वॉल, जिसमें वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्लांटी के अंदर रख दिया। तो यानी सेल वॉल प्लांटी में था, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं था, यानी एनिमालिया के अंदर वैसे ऑर्गेनिज्म आए जिनमें सेल वॉल नहीं मिलता है। क्लियर? सो पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर इन्होंने क्या लिया, दूसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब कि अपने इनसाइड जो सॉल्ट का, वाटर का जो कंसंट्रेशन है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेंटेन करके रख लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो प्लांट्स में इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिला, बट एनिमल्स में इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन देखने को मिला। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑस्मो रेगुलेशन नहीं मिल रहा है उन्हें रखा इन्होंने प्लांट के अंदर, और जिनमें मिल रहा है उन्हें रखा इन्होंने एनिमल्स के अंदर। फिर नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी इन्होंने लिया। थर्ड कैटेगरी जो इन्होंने लिया दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यानी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स। इसके बेसिस पे इन्होंने देखा क्या कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो स्टिमुलस के अगेंस्ट स्लो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उसे इन्होंने रखा प्लांटी के अंदर, और जो फास्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें रखा एनिमालिया के अंदर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्लो रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स मिला, स्लो रिस्पॉन्स मिला जिस ऑर्गेनिज्म में, उन्हें प्लांटी के अंदर रखा। जिसमें फास्ट रिस्पॉन्स मिला उसे रखा इन्होंने एनिमालिया के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने लिया लोकोमोशन। लोकोमोशन जो एरिस्टोटल ने लिया था बेसिस क्लासिफिकेशन के लिए, प्लांट में नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, एनिमल्स में हो रहा था। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो लोकोमोट नहीं कर सकते थे उन्हें रखा प्लांटी के अंदर, जो कर सकते थे उन्हें रखा एनिमालिया के अंदर। एंड फिफ्थ वन जो इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए लिया दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह से ये न्यूट्रिएंट को ले रहे थे, इसके बेसिस पे भी इन्होंने क्या क्या क्लासिफाई किया था। तो प्लांटी के अंदर इन्होंने किसको रखा, वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा जिनका न्यूट्रिशन होलोटिपिक था। होलोटिपिक कहने का मतलब एज लाइक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ जो न्यूट्रिशन था वो कैसा था, होलोटिपिक न्यूट्रिशन। हम यहां जरूर मेंशन करेंगे एज लाइक फोटोसिंथेसिस, एज लाइक फोटोसिंथेसिस, एज लाइक फोटोसिंथेसिस। बट जो एनिमालिया है इसमें जो था ये कैसा न्यूट्रिशन था, यहाँ था होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहने का मतलब फूड माउथ के थ्रू इनगल्फ करना क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। मतलब अगर आप फूड माउथ के थ्रू ले रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि एनिमालिया का कैरेक्टर था। ठीक है, यानी इनके अकॉर्डिंग वैसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस या उसके जैसा प्रोसेस से न्यूट्रिशन लेते हैं इसे उन्होंने रखा प्लांटी के अंदर, और जो फूड माउथ के थ्रू इनगल्फ कर रहे हैं उन्हें रखा एनिमालिया के अंदर। अब इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं किसको रखा था।
एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्लांटी के अंदर इन्होंने रखा था बैक्टीरिया को, ठीक है, इन्होंने रखा था एल्गी को, इन्होंने रखा था जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इन सब को इन्होंने किसके अंदर रखा था? प्लांटी के अंदर रखा था। और एनिमालिया के अंदर इन्होंने किसको रखा था? प्रोटोजोआ, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, इन सब को इन्होंने किस में रखा था? एनिमालिया के अंदर, ठीक है ना। सो अगर आपसे पूछा जाए टू किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या बेसिस लिया गया था, तो सबसे पहला सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस, ऑस्मो रेगुलेशन, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, लोकोमोशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन 5 बेसिस पे इन्होंने किंगडम को क्या किया था? क्लासीफाई किया था। सो स्टूडेंट्स, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिग्नस ने दिया था, इनके लिए इन्होंने यही 5 बेसिस लिया था। और इन 5 बेसिस में सबसे पहला इन्होंने सेल वॉल लिया, देन ऑस्मो रेगुलेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कहने का मतलब जो स्लो रिस्पॉन्स देगा उसको उन्होंने प्लांटी के अंदर रखा, जो फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा था उन्हें एनिमालिया के अंदर रखा। लोकोमोशन, जैसा कि हमने पहले भी देखा, इसमें लोकोमोशन नहीं हो रहा था, एनिमल्स में लोकोमोशन देखने को मिल रहा था। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे होलोफिटिक लिखिएगा, नॉट होलोटिपिक, होलोफिटिक। इसमें क्या है कि एज लाइक नॉट फोटोसिंथेसिस वाले को भी रखा गया, बट फोटोसिंथेसिस जैसे वाले लोगों को भी इसके अंदर रखा गया, वैसे ऑर्गेनिज्म को भी इसके अंदर रखा गया, ठीक है ना। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस जो कर रहे थे वही थे, उसके जैसा, इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया होलोफिटिक न्यूट्रिशन जो कर रहे हैं उनको रखा गया, और होलोजोइक न्यूट्रिशन को रखा गया एनिमालिया के अंदर, ठीक है। और एग्जांपल्स इसमें आ जा रहे हैं बैक्टीरिया, एल्गी, इवन फंगी को भी इन्होंने रखा इसमें, ठीक है। फंगी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको इन्होंने प्लांटी के अंदर रखा और इन सारे को इन्होंने एनिमालिया के अंदर रखा, ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि क्यों टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कार्ड किया गया, मतलब रिजेक्ट क्यों किया गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसे डिस्कार्ड क्यों किया गया है। व्हाट आर द रीजन फॉर फेल्योर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो दीज सिस्टम, ये जो सिस्टम है, दीज सिस्टम आर नॉट एबल टू differentiate between the following, जो आगे अभी हम देखने वाले हैं उनके बीच डिफरेंशिएशन इन्होंने इस सिस्टम के थ्रू दिखाया ही नहीं, जिसके कारण इसे डिस्कार्ड कर दिया गया। क्या क्या है वो? तो सबसे पहला यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो सिस्टम है टू किंगडम सिस्टम, इस सिस्टम में एक रखा गया प्लांटी और दूसरा एनिमालिया। इसमें कहीं भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम के अंदर है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम के अंदर है, ये कहीं भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। सारे के सारे यूनिसेलुलर, एनिमल्स में भी कुछ यूनिसेलुलर मिल रहे हैं, प्लांटी में भी कुछ यूनिसेलुलर मिल रहे हैं, मल्टी सेलुलर भी प्लांटी में भी है और एनिमालिया में भी है। तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो टू किंगडम के बेसिस पे कि कौन से ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और कौन से मल्टी सेलुलर है। तो पहला। दूसरा, इसके थ्रू आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है एंड कौन से ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है, यानी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी आप टू किंगडम के थ्रू डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि बैक्टीरिया
फंगी, प्लांट्स के सारे ग्रुप यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे के सारे एक ही कैटेगरी में थे प्लांटी के अंदर, यानी उसमें प्रोकैरियोट्स भी मिल रहा है, यूकैरियोट्स भी मिल रहा है। और जो एनिमालिया है उसमें भी अगर देखें प्रोटोजोअन्स, इवन इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स, तो इस बेसिस पे आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इसे डिस्कार्ड किया गया था। एंड तीसरा और आखिरी रीज़न जिसके बेसिस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड किया गया था वो ये कि फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि इस कैटेगरी में, इस प्लांटी के अंदर सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो रहा है या एनिमल के अंदर नॉन फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हेल्प से आप ये पता नहीं कर सकते हो कि कौन से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो प्लांटी का ग्रुप था वहाँ कैसा न्यूट्रिशन हो रहा था, होलोफिटिक, यानी एज लाइक फोटोसिंथेसिस, यानी वहाँ फोटोसिंथेसिस तो हो रहा था लेकिन उसके साथ साथ अदर भी फोटोसिंथेसिस जैसा प्रोसेस भी न्यूट्रिशन के लिए हो रहा था, ठीक है ना। सो क्लियरली आप नहीं बोल सकते थे कि प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही करते हैं, ठीक है ना। वहाँ फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब क्या होता है, जो लाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, क्लियर। नॉन फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब जो अपना फूड यानी हेटेरोट्रॉप्स को हम क्या बोले, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो इनको डिफरेंशिएट नहीं किया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हेल्प से, ठीक है ना। तो इस कारण से जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया गया, डिस्कार्ड किया गया। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा है क्लासिफिकेशन का। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुप बनाना, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करके रखना सिमिलर कैरेक्टर या डिसिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया, फिर हमने किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का देखा जिसमें हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा। एंड देन हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, देखा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या कैरेक्टर लिए गए थे और उसके बाद भी इसे रिजेक्ट क्यों किया गया। रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ने डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, क्लियर। इसके बाद फिर 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, तो उन किंगडम्स को भी इसीलिए इन्हीं सब रीज़न से क्या किया गया, डिस्कार्ड करते गया। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर हैं। मैंने आपको बताया क्यों, आगे भी हम लोग देखेंगे क्यों। तो हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लियर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे उनके लिए क्या क्या बेसिस लिया गया है, और उसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।